बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल डियर लिसनर्स। दुआ करती हूँ कि आप बिल्कुल खुशबाश, सेहतमंद, सेहत और ईमान की सलामती के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए गुजार रहे हो। तो जी, डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन में हम जिस टॉपिक को लेकर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, दैट इज अ सेकंड वन शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम योर बुक वन। दिस बुक is included in your syllabus of intermediate part 1. Second one, short story, Clearing in the Sky, and by Jesse Hilton Stewart. Clearing in the Sky. Clearing mean glade, dell. I mean किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर, अपर पार्ट पर जाकर एक पीस ऑफ लैंड को क्लियर करना क्लियरिंग कहलाता है। स्काई मीन हाइट, हाइट मीन हाइट और टॉप ऑफ माउंटेन। तो टॉप ऑफ माउंटेन पर एक क्लियर पैच ऑफ लैंड से रिलेटेड हमारी स्टोरी है, जिसे जेसी हिल्टन स्टुअर्ट एक अमेरिकन राइटर ने कंपोज किया है। और हमने इस स्टोरी के अंदर ट्रांसलेशन को देखना होता है। ट्रांसलेशन के रिटन नोट्स भी साथ साथ आपको स्लाइड पे मिलते जाएंगे। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एंट्री क्लासेस के वाले से इंपॉर्टेंस रखते हो, उनको डिस्कस करेंगे। आपके क्वेश्चंस होते हैं वो साथ साथ नोट्स की फॉर्म में भी मैं आपकी क्लासेस में शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पर भी उसको एट द एंड एडजस्ट कर दिया जाएगा जैसे ही स्टोरी वाइंड अप होगी। तो आज के दिन में स्टार्ट करेंगे सेकेंड वन स्टोरी। द स्टोरी इज पब्लिश्ड इन 1950 and Appalachian Hills in Greenup, Kentucky, America is the setting of this story. Author, as we have read this name, Jesse Hilton Stewart. The time span of this writer is from 1906 to 1984. By nationality, he was American. By profession, he was a writer, poet, author, and well known for being regionalist writer. Regionalist मतलब कि इसने ज्यादातर अपनी स्टोरीज और अपनी बुक्स जैसे कि मैन विद द बुल टंग क्लो, या फिर ये जो हमारे पास बुक है क्लियरिंग इन द स्काई एंड अदर्स, इनके अंदर उसने अपने एरिया केंटकी जो कि माउंटेनस एरिया है उसकी नेचुरल ब्यूटी को डिफाइन किया, पोइट्री की फॉर्म में भी, स्टोरीज की फॉर्म में भी, और प्रोज एसेस की फॉर्म में। करेक्टर्स हमारी इस स्टोरी के अंदर दो हैं। एक फादर है। फादर कौन है? स्पोक्समैन ऑफ ऑथर। और स्पोक्समैन कौन होता है? जिस करेक्टर के जरिए राइटर जो है सॉरी अपनी व्यू पॉइंट को, अपनी ओपिनियन को, अपने आइडियाज को अपने रीडर तक ट्रांसफर करता है। एट द सेम टाइम फादर जो है वो हीरो ऑफ द स्टोरी भी है। और दूसरा करेक्टर है जेस। जेस कौन है? सन है। और फादर जो है वो अपने हेरोइक एक्शंस, अपनी स्पिरिट, अपने पैशन से अपने बेटे को अपने प्रैक्टिकल वर्क के साथ मैसेज दे रहे हैं, हार्ड वर्क। ओवरऑल दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मैन हु इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल। जो फादर है बहुत स्ट्रॉन्ग विल, आयरन विल रखते हैं, और मैन ऑफ डिटर्मिनेशन आप इनको कह सकते हैं। क्लियरिंग इन द स्काई, ये जो एक पूरा प्रोसेस था एक माउंटेन की टॉप पर जाकर एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करने का, ये कंप्लीट प्रोसेस क्या बना? अ थेरेपी which does for him what physicians couldn't do. In fact, father जो है वो एक हार्ट पेशेंट है, लेकिन वो अपने इस हार्ट डिजीज के बावजूद इतना मेडिसिन से रिकवर नहीं कर पाए जितना कि इस माउंटेन टॉप पर अपने वर्क के साथ रिकवर कर पाए हैं अपनी वीक हेल्थ को। स्टोरी जो कि एक ऐसे पर्सन की है जिसने अपने एजड लाइफ के बावजूद, अपने वीक हार्ट और वीक हेल्थ के बावजूद एक टॉप ऑफ माउंटेन पर जाकर इतनी हार्ड वर्क के साथ वहां पर कल्टीवेशन की, और फिर वहां के रिच टेस्ट को दिखाने के लिए अपने बेटे को वहां तक लेके गया। तो ओवरऑल स्टोरी जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क पर बेस करती है। हम इसकी थीम्स को कुछ इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं कि नो डिटर्मिनेशन ऑफ माइंड, नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। जब तक इंसान जो है वो मेंटली किसी काम को करने के लिए फर्म डिसीजन नहीं लेता, उसकी लाइफ कभी भी ट्रांसफॉर्म, अपग्रेड, प्रोग्रेस नहीं होती है। Another theme we can also connect the difference between possible and impossible lies in man's determination. जब तक कि मैं या आप डिटर्मिनेट नहीं होते, हम कभी भी अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल
नहीं हो सकते। हम अपने लाइफ के जितने भी इम्पॉसिबल डिफिकल्ट टास्क हैं उनको पॉसिबल और इजी नहीं बना सकते। बिकॉज द प्राइस ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के साथ इंसान सक्सेसफुल एरिया की तरफ मूव करता है। और इसके साथ साथ चूंकि स्टोरी जो है वो हमारे राइटर के जो रीजन है उसकी ब्यूटी को डिफाइन करती है। सो द लास्ट वन थीम इज ऑल्सो रिलेटेड टू द लव ऑफ वंस कंट्री इज अ स्प्लेंडेड थिंग, कि इंसान को अपने रीजन से, अपने एरिया से, अपने कंट्री से भी यकीनन बड़ा एक उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, उसके साथ बड़ी अफिलिएशन होती है। सो स्टार्ट करते हैं विद टेक्स्ट। दिस इज द वे जस, सेड माई फादर। मेरे वालिद साहब ने कहा, जस ये वो रास्ता है। पॉइंटिंग, पॉइंटिंग मतलब सिग्नलिंग। सिग्नलिंग कह सकते हैं इसको, इशारा देना, जेस्चर देना। विथ हिज केन, केन क्या है? वॉकिंग स्टिक है, छड़ी है। अक्रॉस द डीप वैली बिलो। डीप वैली आई मीन बहुत डाउनवर्ड्स जो वैली है, इसका मतलब वो किसी हाइटेड एरिया पे खड़े हैं और डाउनवर्ड्स उसके फादर कुछ दिखाना चाह रहे हैं, बिलो अस हमारे नीचे। तो हमसे नीचे अमीर वादी के पार अपनी छड़ी से इशारा करते हुए मेरे वालिद साहब ने कहा, जैस ये वो रास्ता है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स। मैं तुम्हें कुछ, आगे ब्रैकेट में लिखिए खास, क्योंकि जाहिर है वो कुछ खास दिखाना चाहता है। मैं तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहता हूँ जो तुमने गुज़िश्ता कई बरसों से नहीं देखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी कई बरसों से नहीं देखा, लेकिन वो बरस कौन से? बीते हुए। तो इस वजह से जो गुज़िश्ता का लफ्ज है वो भी विद इन ब्रैकेट है। जैसे ही आप बेटे अपनी अगली स्लाइड पे मूव करोगे तो आपको ये उर्दू ट्रांसलेशन साथ साथ अवेलेबल होगी। इसलिए अभी आप फिलहाल अपने आप को इंग्लिश वर्ड्स और उसके मीनिंग से फमिलियर करने के लिए सिर्फ मेरे साथ साथ इंग्लिश वाले पोर्शन पे जाओ, उसको एक नजर देखो ध्यान से, मैं किस वर्ड को किस तरह ट्रांसलेट कर सकती हूँ, किस तरह से मैं उसको मोल्ड कर रही हूँ। और उसके बाद अगर आपके नोट्स की फॉर्म में कोई चीज चाहिए होगी तो बेटे वो साथ साथ आपकी अगली अगली स्लाइड में अवेलेबल होगी। Isn't it too hot for you to do much walking? क्या आपके इतना ज्यादा पैदल चलने के लिए मौसम इंतहाई गर्म नहीं? आई वाइप्ड, मैंने साफ किया, वाइप्ड में क्लीन कर देना, किसी चीज को साफ कर देना, क्लियर कर लेना। मैंने साफ किया द स्ट्रीम। स्ट्रीम्स क्या है? फ्लोइंग फ्लूइड होता है, बहता हुआ कोई भी जो लिक्विड है। यहाँ पे वो क्या चीज है बहती हुई? स्वेट, ऑस्पिरेशन, पसीना। तो पसीना की धारियों को या बहते हुए पसीना दोनों कह सकते हैं हम। फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, टू कीप रखने के लिए, देम, कीप देम फ्रॉम का मतलब है बचाने के लिए। स्टिंगिंग आई मीन इचिंग, इरिटेटिंग, चुभन से। माई आईज, अपनी आंखों को। तो इसको जरा किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? ये जो आई है इसके बाद सेंटेंस के एंड पे आ जाएंगे। मैंने अपनी आंखों को चुभन से बचाने के लिए अपने चेहरे से बहते हुए पसीना को साफ किया। क्या आपके इतना ज्यादा पैदल चलने के लिए मौसम इंतहाई गर्म नहीं है? आई डिडंट वांट टू गो विद हिम। मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था। याद रखिए, गो का वर्ड जब आप विद प्रेपोजिशन के साथ लेते हैं तो इसका मतलब होता है अकंपनी, यानी किसी के साथ या किसी के हमरा जाना। तो ट्रांसलेशन क्या होनी चाहिए? मैं उनके हमरा जाना नहीं चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग, मैंने अभी अभी पैदल मुसाफिर तय की थी। अ हाफ माइल, निस्फ मील, अपहिल, बुलंदी की जानिब, फ्रॉम माई होम, अपने घर से, टू हिज मतलब होम, उनके घर तक। मैंने अपने घर से उनके घर तक बुलंदी की जानिब निस्फ मील पैदल मुसाफिर अभी अभी तय की थी। आई हैड कैरीड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, मैं वालदा के लिए बर्तनों की एक टोकरी उठा ले गया था। There were two slips in the road. सड़क पर दो जगह फिसलन थी। And I couldn't drive my car. और मैं अपनी गाड़ी नहीं चला सकता था। And I knew how hot it was. और मैंने जान लिया था कि मौसम किस कदर गर्म था। It was 97 in the shade. साया में दर्जा हरारत 97 दर्जे था। I knew that from January until April. मैं जानता था, मैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक। माई फादर, मेरे वालिद साहब, हैड गॉन, जा चुके थे, टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, 8 मुख्तलिफ मुआलिजीन के पास। मैं जानता था या मुझे इल्म था कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक मेरे वालिद साहब 8 मुख्तलिफ मुआलिजीन के पास जा चुके थे। यहाँ तक
ट्रांसलेशन आपने और इंग्लिश के साथ साथ उसके सिनोनिम्स को ऑब्जर्व किया। आप नोट्स की फॉर्म में ट्रांसलेशन भी मेरी अगली स्लाइड से ले सकते थे, जो कि अभी मैंने आपके साथ सारी आपको समझाई है। अगर आप में से किसी को कोई वर्ड मुश्किल लग रहा हो, किसी सेंटेंस के अंदर आपको इडियोमैटिक एक्सप्रेशन की अरेंजमेंट में डिफिकल्टी हो, तो आप अपनी इस नेक्स्ट स्लाइड से उसको रिवाइज कर सकते हैं। अलबत्ता ये है कि किसी जगह पे बाज़ औक़ात चीज़ों को मैनेज करने में, जैसे कि आई वाज ऑब्जर्विंग हमारे नीचे या हमसे नीचे ये होना चाहिए था, और एक लफ्ज है ये चुभन। तो याद रखें ये चुभन में ना जो बे जो है ना, इसके साथ दो चश्मी ये होती है, वो यहाँ पे मिसिंग है। तो इस तरह की थोड़ी बहुत अगर आपको कुछ लगे चीज जो आपको अनईजी करे, तो आप उसके बारे में दोबारा भी पूछ सकते हैं। उससे नेक्स्ट पे चलते हैं। वन ऑफ द डॉक्टर्स, मुआलिजीन में से एक ने, हैड टोल्ड हिम, उन्हें बताया था, नॉट टू वॉक, कि पैदल मत चलें, द लेंथ, लंबाई के, और सिटी ब्लॉक, शहर के एक ब्लॉक के जितना भी। मुआलजीन में से एक ने उन्हें शहर के एक ब्लॉक की लंबाई के बराबर भी पैदल चलने से मना किया था। He told my father to get a taxi to take him home. उसने मेरे वालिद साहब को घर जाने के लिए एक टैक्सी लेने की हदायत की थी। बट माई फादर, मगर मेरे वालिद साहब, वॉकड होम, पैदल घर गए, 5 माइल्स, 5 मील चलकर, अक्रॉस द माउंटेन, पहाड़ के उस पार से। लेकिन मेरे वालिद साहब पहाड़ के उस पार से 5 मील पैदल चलकर घर गए, एंड टोल्ड मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, और वालदा को वालिद साहब की हदायत के बारे में बताया। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, मैं अब उनसे एहतजाज न कर सका। ही हैड मेड अप हिज माइंड, उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया था। मेड अप माइंड का मतलब होता है फर्म, रिजॉल्व, डिटरमिन्ड हो जाना। और बैक से एक बार फिर ट्रांसलेशन पे चले जाते हैं। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोस इयर्स एट एनी मैन, उन्होंने इन बीते बरसों में एक आम ब्रैकेट में लिखे सेहतमंद, क्योंकि वो कंपैरिजन एक सेहतमंद आदमी के साथ कर रहे हैं। उन्होंने इन बीते बरसों में एक आम सेहतमंद आदमी के बराबर सख्त मेहनत की थी। मैं अब उनसे इख्तलाफ न कर सका। वो मुसम्मम इरादा कर चुके थे, पुख्ता इरादा कर चुके थे। When he had made up his mind to do a thing, जब वो एक काम को करने का पुख्ता इरादा कर लिया करते, he would do it if he had to crawl, तो वो उसे करके ही दम लेते, उन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़े। He didn't care it was if it was 97 in the shade or 16 below zero, वो परवाह न करते आया कि साया में दर्जा हरारत 97 दर्जे है या -16 दर्जे। और ये ट्रांसलेशन उर्दू की आपकी आसानी के लिए, ताकि आप उससे गो थ्रू हो जाए, तो आपको याद करने में भी आसानी हो जाए। आई वाइप्ड, मैंने साफ किया, मोर स्वेट, मजीद पसीना, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से। मैंने अपने चेहरे से मजीद पसीना साफ किया। एज आई फॉलोड हिम डाउन, जो ही मैं उनके पीछे पीछे उतरने लगा। द लिटिल पाथ, लिटिल वैसे तो छोटे को कहते हैं, मगर यहाँ पे लिटिल को ना नैरो की सेंस में करवाना मैंने, तंग रास्ते पर। बिटवीन द पास्चर एंड द मेडो, सब्जा चरागाह और सब्जाजार के दरमियान। अब ये पास्चर और मेडो ये क्या है भाई, दोनों ग्रासी एरियाज हैं, ग्रेजिंग लैंड कह सकते हैं। तो फिर ये फर्क क्यों है इनमें? इनफैक्ट पास्चर जो है ना, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक ग्रोथ पर होती है, और हंड्रेड्स ऑफ एकर्स का एरिया बाजुकात कवर कर जाती है। नो डाउट साइंटिफिकली आजकल हम इतने एडवांस है कि आर्टिफिशियल वे में भी चीजों को इतने ही ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन ये अपनी नेचुरल ग्रोथ में होती है। और ये जो है, इसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, यानी सीजनल नहीं होते कि एक मौसम है तो दूसरे मौसम में नहीं। क्योंकि अगर ये ग्रास लैंड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो जानवर हैं या चरिंद परिंद हैं, उनकी डाइट के लिए ये कल्टीवेशन ऑटोमेटिकली होती रहती है। इसके साथ जो मेडो है ना, जैसे कि यहाँ पे मेडो, एक किसी भी खेत वगैरह, अगर किसान के पास कोई खेत है, तो उसका एक पार्ट, एक आध हिस्सा ऐसा होता है जिसमें जो किसान है वो अपने जानवरों के लिए उनके गर्मा और सरमा, यानी दोनों जो उनके सीजन होते हैं, उनमें वो अपने जो एनिमल्स हैं उनकी डाइट के लिए, उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास किस्म की जो हर्ब्स है ना, उनको कल्टीवेट करते हैं।
तो इसलिए उसे सब्जाजार कहते हैं। ये मैन मेड होती है और ये सीजनल होती है। या तो मौसम गर्मा के वाले से कुछ खास किस्म के पौधे जो कि जानवरों के स्टमक को ठीक रखने में, उनकी सेहत के वाले से अच्छे होते हैं, वो लगाए जाते हैं, या फिर सर्दियों में। तो इस वजह से ये सीजनल है। ये डिफरेंस है इसका चरागाह से। तो पास्चर के लिए चरागाह और मेडो के लिए सब्जाजार का वर्ड इस्तेमाल करूंगी मैं। हम इस सेंटेंस को दोबारा चेक कर लेते हैं। मैंने आपसे पहले जिक्र किया था लास्ट लेसन के अंदर कि एस क्लॉज को पहले ट्रांसलेट करना होता है। जो ही मैं चरागाह और सब्जाजार के दरमियान तंग रास्ता पर उनके पीछे पीछे उतरने लगा, मैंने अपने चेहरे से मजीद पसीना साफ किया। सडनली, अचानक, ही स्टॉप्ड, वो रुके, एट द एज ऑफ द मेadow, सब्जाजार के किनारे पर। अचानक वो सब्जाजार के किनारे पर रुके। took up his pocket knife from his pocket, अपनी जेब से छोटा चाकू निकाला, एंड कट a wisp of alfalfa। विस्प क्या होता है जी? ये एक बंच है, टफ्ट है, यानी मुट्ठी भर। और मुट्ठी भर क्या काटा है? एल्फल्फा। एल्फल्फा क्या है? ग्रास है। और ये नीचे मैंने एक इमेज भी आपसे शेयर किया है। ये खास किस्म की ग्रास है जो कि एनिमल्स के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से समर में होती है, ये विंटर में नहीं होती। ये करीब करीब टाइप है लूसन की। तो या तो आप इसको लूसन कहेंगे या अल्फाल्फा ही डायरेक्ट कहेंगे। लेकिन बरसीम कुछ हेल्प बुक्स में लिखा है, तो मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि बरसीम जो है ये विंटर प्रोडक्ट है, जबकि हमारे इस लेसन की सेटिंग पे जो सीजन आ रहा है वो समर है, और अल्फाल्फा भी समर में होता है। तो जैसे मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन में अल्फाल्फा ही कराऊंगी। और मुट्ठी भर अल्फाल्फा काट लिया। ही हेल्ड इट अप, उन्होंने इसे ऊपर करके पकड़ा। बिटवीन हिम एंड द सन, अपने और सूरज के दरमियान। उन्होंने इसे अपने और सूरज के दरमियान ऊपर करके पकड़ा। लुक एट दिस जैस, ही ब्रैग्ड। ब्रैग्ड, बोस्टेड। ठीक है, एग्जैजरेट कर देना किसी चीज का। उन्होंने शेखी बिगाड़ी, जैस, ये देखो। डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रोथ ऑफ द अर्थ, क्या तुमने जमीन पर इससे बेहतर उगा हुआ अल्फाल्फा कभी देखा है? It's the best looking hay I have ever seen any place, I said. मैंने कहा, ये बेहतरीन दिखाई देने वाला चारा है जिसे मैंने कभी किसी जगह देखा हो। I have not seen better looking alfalfa. मैंने तो इससे बेहतर दिखाई देने वाला अल्फाल्फा नहीं देखा है। Even in the little sandy river bottoms. अब ये जो little sandy river, ये इसके तमाम इनिशियल लेटर्स कैपिटल है। ये किसी रिवर का नाम नहीं, ये एक ट्रिब्यूटरी है, ये वाटर चैनल है। और इस वजह से इसकी ट्रांसलेशन नहीं होगी, डायरेक्टली लिटिल सैंडी रिवर आएगा। और ये जो ट्रिब्यूटरी या वाटर चैनल है, ये एपलाचियन हिल्स के जो एरिया है वहां पर है। इसलिए मैंने कहा था कि इसे पूरे लेसन की सेटिंग जो है वो एपलाचियन हिल्स यानी ग्रीन अप केंटकी का इलाका है। और बॉटम्स कहते हैं लोअर एरिया को। तो ट्रांसलेशन क्या होगी? मैंने लिटिल सैंडी रिवर के निशेबी हिस्सा में भी हत्ता के इससे बेहतर दिखाई देने वाला चारा नहीं देखा है। और ट्रांसलेशन साथ साथ बेटे आपके साथ शेयर हो रही है, आप आसानी से इसको प्रिपेयर करते जाओ साथ साथ। व्हेन आई बाउट दिस लिटिल फॉर्म, जब मैंने ये छोटा सा खेत खरीदा, एवरीबडी अराउंड हियर, इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स ने सेड, कहा, आई वुड एंड अप विद माई फैमिली, मैं अपने खानदान के हमरा खत्म हो जाऊंगा। एट द कंट्री, कंट्री में रूरल, इस देही, पोर मीन worn आउट, कास्ट आउट, डिजर्टेड, इस पुराने खस्ता हाल फॉर्म खेत पर। इफ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हियर, मेक अ लिविंग मतलब अर्न लाइवलीहुड, रोजी रोटी कमाना। जब मैंने ये छोटा सा खेत खरीदा, इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स ने कहा, अगर मैंने यहाँ रोजी रोटी कमाने की कोशिश की तो मैं इस देही खस्ताहाल खेत पर अपने खानदान के हमरा खत्म हो जाऊंगा। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने फिर से फखरिया अंदाज में कहा। इट टुक मी 30 years, मुझे 30 बरस लगे, टू इम्प्रूव, बेहतर करने में। दीस इन ओल्ड, पुराने, worn आउट खस्ता हाल एकर्स, एकड़ों को, टू मेक देम टू दिस, इस शानदार काश्तकारी के काबिल बनाने के लिए। ये जो लफ्ज शानदार है इसको विद इन ब्रैकेट करना है, क्योंकि वो असल में शेखी बिगाड़ किस पे रहा है, फकरी अंदाज में क्या बता रहा है कि ये एरिया इतना पैरन और डिजर्टेड था, और सारी की सारी मेरी एफर्ट है जिसके बाद ये इतना रिच हो कल्टीवेशन पे आया। कितना रिच? जितना कि वो अल्फाल्फा मुट्ठी भर काट के दिखा रहा है। समझ आ गई बाकी? मुझे इन पुराने खस्ताहाल एकड़ों को इस शानदार काश्तकारी के काबिल बनाने के लिए बेहतर करने में 30 वर्ष लगे।
आई लाइक दिस वर्ड्स जैस माई फादर सेड। मेरे वालिद साहब ने कहा, जैस मैं इन जंगलात का असीर हूँ, मैं इन जंगलात को पसंद करता हूँ। रिमेम्बर, याद करो, व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर फॉर टू हंट फॉर स्क्विरल्स, जब हम यहाँ गिलहरियों के शिकार के लिए आया करते थे। याद करो, जब हम यहाँ गिलहरियों के शिकार के लिए आया करते थे। रिमेम्बर, याद है ना, व्हेन वी सैट, जब हम बैठा करते थे, बीनीथ नीचे, दीस हिकरीज, इन अमरीकी अखरोट के दरख्तों हिकरीज के नीचे। याद करो, जब हम इन अमरीकी अखरोट के दरख्तों हिकरीज के नीचे बैठा करते थे। हिकरीज चूंकि प्रॉपर नाउन है, इसको आपने लिख के विद इन ब्रैकेट कर देना है। एंड द स्क्विरल्स, और गिलहरियां, ग्रू थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स, हम पर सब्ज अखरोट के सब्ज छिलके फेंका करती थी। डाउन एट अस, नीचे हम पर। और गिलहरियां नीचे हम पर अखरोट के सब्ज छिलके फेंका करती थी। कैसे फेंकती थी? ये रही वो स्क्विरल, गिलहरी खा भी रही है इस वक्त। ये है जी वो नट। नट को अगर आप पिक्चर में देखें, वो ये अंदर से जो नट है ना, ये खा जाती थी। ये जो इसकी ग्रीन शेल है ना, नजर आ रही है आपको? ये वो छिलके जो थी ना, वो उठा उठा के नीचे शरारत में इनके ऊपर फेंक दिया करती थी, और नट खुद खा जाती होती थी। तो वो कहता, उनका ये अंदाज मुझे इतना मजे का लगता था ना, उनकी शरारत बड़ी अच्छी लगती थी मुझे। द मॉर्निंग बिट, सुबह की तेज हवा, जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, एंड तलुए आफताब के वक्त, इन अगस्त, अगस्त में। हमारा सब्जेक्ट काफी बड़ा है, बैक ट्रांसलेट कर लेते हैं। अगस्त में, एंड तलुए आफताब के वक्त, सुबह की तेज हवा, was so good to breathe। ब्रीथ मतलब इनहेल, सांस लेने के लिए बहुत खुशगवार हुआ करती थी। गुड मतलब प्लेजेंट। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं इन दिनों को भुला नहीं सकता हूँ। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में, व्हेन द रैबिट्स वर राइट, जब खरगोश बड़े हो जाया करते थे। एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और कोहर पड़ने लगती थी। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी, मैं अभी आपको क्लियर कर दूं। वो यहाँ पे मैंने अब खत्म कर दिया है, इधर ना बर्फ लिख हो गया था। तो आपने काइंडली इसको कोहर, काफ किताब वाली है, फिर हे और री, और कोहर पड़ने लगती थी। ट्रांसलेशन पे ध्यान दीजिएगा जी। और कोहर पड़ने लगती थी। एंड द हिकरी लीव्स had turned yellow, और अखरोट के दरख्तों के पत्ते जर्द हो जाया करते थे। यहाँ तक ट्रांसलेशन हम बैक फिर कर लेते हैं। और अक्टूबर में जब खरगोश जवान हो जाया करते थे, और कोहर पड़ने लगती थी, और अखरोट के दरख्तों के पत्ते जर्द हो जाया करते थे। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की तेज हवाएं चलती, दे रसल्ड, रसल मतलब स्विश्ड, क्रैकल, यानी सरसराहट पैदा करना। तो वो सरसराहट पैदा किया करती बिग लीव्स, बड़े बड़े पत्तों में, फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों के। और जब अक्टूबर की तेज हवाएं चलती, तो वो दरख्तों के इन बड़े बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा किया करती थी। सरसराहट कैसे पैदा होती है? जब कोई ड्राई चीज में से एयर अपने प्रेशर के साथ गुजरती है, तो ये जो क्रैकलिंग साउंड है, ये पैदा होती है। समझ आई बच्चे आपको? नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और वो बारिश के जर्द कतरों की मानिंद जमीन पर गिरने लगते थे। रिमेम्बर, याद है ना? ही सेड, उन्होंने कहा, लुकिंग एट मी, मुझे देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आईज। पेल ब्लू आईज जो है ना, वे एक्चुअल में लाइट ब्लू भी कह सकते हैं, और वेरीगेटेड आईज भी कह सकते हैं। अपनी हल्की नीली आंखों से, उन्होंने मुझे अपनी हल्की नीलगों आंखों से देखते हुए कहा, याद है ना? हाउ आर हाउंड्स, हाउंड्स मतलब, इसको फॉक्स हाउंड्स भी बोलते हैं, अमेरिका के अंदर अमेरिकन हाउंड्स भी बोलते हैं। हंटिंग डॉग्स कह सकते हैं इन्हें, शिकारी कुत्ते। और आगे रैक्स एंड स्काउट ना नाम रखे हुए थे उन्हें। कैसे हमारे शिकारी कुत्ते वुड मेक द रैबिट सर्कल, खरगोशों के चक्कर लगवाया करते थे। दीज वर गुड डेज जैस, जैस ये किस कदर हसीन दिन थे। दैट्स वाई, यही वजह है, आई रिमेम्बर दिस माउंटेन, कि मैं इस पहाड़ को याद रखता हूँ। इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या ये वही है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे? वही मतलब, क्या ये वही खास चीज है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे? ओह नो नो, ही सेड, उन्होंने कहा, ओह नहीं नहीं। एज ही बिगेन टू क्लाइंब द सेकेंड क्लिफ, क्लिफ ब्लफ, यानी वर्टिकल शेप में, अमूदी शेप में, जो कोई भी चट्टान होती है उसको कहते हैं मुदी चट्टान।
ठीक है, दूसरी अमूदी चट्टान पर। लिफ्ट इट, अपलिफ्ट कर देना, उठना। एब्रप्टली, अब्रप्टली कहते हैं सडनली को, यकायक। फ्रॉम द फ्लैट, फ्लैट मीन हमवार सतह जमीन से, टुवर्ड द स्काई, आसमान की जानिब, आसमान मतलब बुलंदी की तरफ। एस क्लॉज को पहले ट्रांसलेट करते हैं। जो ही उन्होंने हमवार सतह जमीन से यकायक या यकलख्त बुलंदी की तरफ उठने वाली दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया, उन्होंने कहा, ओ नहीं नहीं, द पाइन्स ऑन द टॉप, पाइन्स ये दरख्त है, आप देख सकते हैं। द पाइन्स सरोवर के दरख्त ऑन टॉप, चोटी पर, ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की, अबव अस, हमसे आगे, मतलब जितना पहाड़ पे हम चढ़े थे ना उससे आगे। अब आप जरूरी नहीं होता कि हमने अपर लेवल को कहना है, ये फर्दर की सेंस भी देता है। लुक्ड एज इफ, यूं दिखाई दिए गोया के, पहाड़, सॉरी, हमसे आगे पहाड़ की चोटी पर सनोबर के दरख्त यूं दिखाई दिए, एज इफ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बाउज, जैसे कि उनकी लंबी शाखों के सिरे, फिंगर्स मतलब एजिस, पर फॉन्डलिंग, फॉन्डल मतलब करस, पैट, थपथपाना, थपथपा रहे हूँ, प्यार कर रहे हूँ। द सब्सटेंस, मटेरियल को कहेंगे, और ये मटेरियल कौन सा है जी? व्हाइट क्लाउड, सफेद बादल। तो सफेद बादल का मटेरियल चूंकि टुकड़ों की फॉर्म में होता है, तो हम कह सकते हैं कि सफेद सफेद बादल के टुकड़े को थपथपा रहे हैं। रिपीट कर देती हूँ मैं। हमसे आगे पहाड़ की चोटी पर सनोबर के दरख्त यूं दिखाई दिए गोया कि उनकी लंबी शाखों के सिरे एक सफेद बादल के टुकड़े को थपथपा रहे हो। वट एवर माई फादर वॉन्टेड मी टू सी, जो कुछ मेरे वालिद साहब मुझे दिखाना चाहते थे, ऑन टॉप ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म, वो मेरे खेत के बुलंद तरीन मुकाम की चोटी पर था। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, और गुज़िश्ता 3 वर्ष के सिवा, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं कई बार उस मुकाम पर जा चुका था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, मैंने कोई, एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब अनयूजुअल, मैंने कोई गैर मामूली चीज नहीं देखी थी। अपॉन दिस हाई पॉइंट, इस बुलंद मुकाम पर, ऑफ रगिड लैंड, रगिड मतलब रॉकी, इस संगलाख जमीन के, गुज़िश्ता 3 वर्ष के सिवा मैं इस मुकाम पर कई बार जा चुका था। मैंने संगलाख जमीन के इस बुलंद मुकाम पर कोई गैर मामूली चीज हरगिज नहीं देखी थी। आई हैड सीन, मैं देख चुका था, द ब्यूटी, ब्यूटी खूबसूरती को भी कह सकते हैं, रानाई को भी कह सकते हैं, ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, कई जंगली फूलों, अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, चंद एक नुकीली चट्टानों, एंड मैनी स्पेशीज काइंड्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज, सख्त और नरम लकड़ी के दरख्तों की कई अकसाम की। तो ट्रांसलेशन कैसे होगी? मैं, और इसके बाद आ जाएंगे हम, कई जंगली फूलों, कौमा लगाएंगे, चंद एक नुकीली चट्टानों और सख्त और नरम लकड़ी के दरख्तों की कई अकसाम की खूबसूरती या रानाई देख चुका था। सो क्लास, हम आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे इस स्टोरी के रिमेनिंग पार्ट को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे तमाम पॉइंट्स को सही से समझ लिया, और अब आपकी टर्न है। अब आपको इसे सही से प्रिपेयर करना है, याद करना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लेसन है, ट्रांसलेशन के लिए भी, सिनोनिम्स के लिए भी, और शॉर्ट आंसर्स के लिए भी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी मेहनत का दामन कभी मत छोड़े, हमेशा कामयाबी आपका नसीब हो। आमीन। अल्लाह हाफिज।